फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएमटी यानी डिप्लोमा इन मिड टेक्नोलॉजी, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीवीआई 027 के खंड 3 में इकाई 7 बहिस्राव उपचार, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मान संयंत्र के बहिस्राव के उपचार में द्वितीयक उपचार। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। मान संयंत्र के बहिस्राव के उपचार में द्वितीयक उपचार के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द्वितीयक उपचार की सामान्य तकनीकें घुले हुए कार्बन द्रव्य के जैविक निम्नीकरण के द्वारा किया जाता है। द्वितीयक उपचार का सबसे अच्छा तरीका इस प्रकार से हम कर सकते हैं, जिसमें जन सीवेज प्रणाली में मिलने से पहले वांछित बीओडी स्तर पर, उपलब्ध भूमि के क्षेत्रफल पर, और तीसरा गंध की प्रबलता आदि पर। जैविक उपचार वायवीय अथवा अवायवीय हो सकता है। आइए इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अवायवीय प्रक्रिया। अवायवीय प्रक्रिया में जैविक सामग्री को ऑक्सीजन के साथ अनुपस्थिति में 32.5 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड में रूपांतरित किया जाता है। इस जैविक उपचार के लिए अनेक सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो निम्नलिखित तरीके से काम करते हैं, जिसमें सबसे पहले जल अपघटनी और किण्वनी जीवाणु के बारे में पढ़ते हैं। ये वसा, प्रोटीन और जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्रमशः वसा अम्लों, एमिनो अम्लों और सरल शर्कराओं में जल अपघटित कर देते हैं, और फिर उन्हें वसा अम्लों, एसिटिक अम्ल, एल्कोहल, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में किण्वित कर देते हैं। नेक्स्ट है एसिटोजनी जीवाणु। ये वसा अम्लों और एल्कोहल को एसिटिक अम्ल, एल्कोहल और हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। आइए इसका नेक्स्ट देखते हैं, मिथेनोजनी जीवाणु। ये एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और हाइड्रोजन को मीथेन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में ड्रॉ की गई पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो वायवीय उपचार सामान्यतः अपशिष्ट जल को सार्वजनिक सीवर में विसर्जित करने और वायवीय जैविक उपचार अथवा भूमि उपयोग से पहले किया जाता है। अवायवीय लैगून्स को उनके स्थलों के अनुरूप आकार दिया जाता है, और ये प्रारूपिक रूप से 3 से 6 मीटर गहराई के होते हैं। लैगून की तली में अपंक की एक परत बन जाती है। अपंक में अपशिष्ट जल के अधिक सघन ठोस और अवायवीय बायोमास पाए जाते हैं। ऊपरी परत अस्कम और मलफेन की परत होती है, जिसमें वसा और अन्य प्लावी ठोस होते हैं। अधिप्लाव मध्य परत को बनाता है। बायोगैस के रूप में ऊर्जा का उत्पादन एक प्रमुख लाभ है। अन्य लाभों में कम प्रचालन की कीमत, अधिक भारण दर और स्लज यानी पंख का कम उत्पादन होता है। गहरे अवायवीय तालाबों में 65% बीओडी निष्कासन संभव है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वायवीय उपचार। यह प्रक्रिया में वायुमंडलीय ऑक्सीजन सूक्ष्मजीवी जनसंख्या को अपशिष्ट जल के बीओडी स्तर को 50 to 90% तक कम करने में सहायता करती है। इस प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से कोलाइडी अथवा निलंबित कार्बनिक द्रव्य का कार्बन डाइऑक्साइड जल में रूपांतरण होता है। यह प्रक्रिया अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड को क्रमशः नाइट्रेट और सल्फर में ऑक्सीकृत भी कर देती है। मांस प्रसंस्करण संयंत्र का अवायवीय रूप से उपचारित अपशिष्ट जल को जल धारा में मिलाने अथवा भूमि उपयोग से पहले वायवीय रूप में उपचारित किया जाता है। इस प्रणाली की कमी बड़ा फैलिय क्षेत्र, अपेक्षाकृत अधिक समय तक धारण अवधि और उपचारित बहिस्राव और ठोस अपशिष्ट के वियोजन की समस्या है। विकसित देशों में मान संयंत्र के इस विधि का उपयोग करते हैं। आइए वायवीय उपचार में सम्मिलित सूक्ष्मजीवी प्रक्रिया को नीचे निम्न प्रकार से बताया गया है, जिसमें सबसे पहले हम
कार्बन का निष्कासन के बारे में पढ़ेंगे। जीवाणु अपशिष्ट जल से कार्बनिक द्रव्य को निकालते हैं। जैविक ऑक्सीकरण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में कोशिकाओं और जीव मात्रा सेल बायोमास में समायोजन द्वारा, जिसे बाद में अपंक के रूप में निकाल दिया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रीकरण। जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट और नाइट्रेट ऑक्सी आइए नेक्स्ट देखते हैं विनाइट्रीकरण। जीवाणु अपनी ऊर्जा के लिए कार्बनिक यौगिकों का उपयोग करते हैं और नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट को नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड में अपघटित कर देते हैं। 4 प्रकार के वायवीय उपचारों की सलाह दी जाती है, जिसमें लैगून्स, अपंक, चैनल वातन और ट्रिकलिंग फिल्टर्स। हम सबसे पहले वायवीय लैगून्स के बारे में पढ़ते हैं। यह लैगून्स स्थिरीकरण ताल के रूप में जाने जाते हैं। ये प्राकृतिक रूप से वातित अथवा यांत्रिक रूप से वातित होते हैं। प्राकृतिक रूप से वातित लैगून्स को ऑक्सीकरण ताल भी कहते हैं। ये 2 मीटर से कम गहराई के बहुत उथले तालाब होते हैं और तली तक सूर्य प्रकाश को जाने देते हैं, जिससे शैवालों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है और जो बीओडी स्तर को कम करने के लिए आवश्यक अधिकांश ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं। ये लैगून्स बीओडी स्तर को 70 to 90% तक कम कर देते हैं। यांत्रिक रूप से वातित लैगून का उपयोग ऑक्सीकरण ताल के संयोजन में किया जा सकता है और ये ऑक्सीकरण तालों से गहरे हो सकते हैं। यांत्रिक वातक विक्षोभन द्वारा अथवा जल में सूक्ष्म वायु बुलबुले का प्रवेश कराकर अपशिष्ट जल को ऑक्सीकृत कर देते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं संक्रियित अपंक। संक्रियित अपंक जैविक रूप से सक्रिय अपंक का अल्प मात्रा में उपयोग करता है। इस प्रक्रिया में संक्रियित अपंक को पहले ही तली में बैठ गए बहिस्राव में मिश्रित करके वातक टंकी में वायु की उपस्थिति में विक्षोभित किया जाता है। यह प्रक्रिया मिश्रित लीकर के रूप में अत्यधिक वातित अवस्था में अपशिष्ट जल में निलंबित प्लाक के रूप में सूक्ष्म जीवों की बहुत सघन जनसंख्या की सक्रियता पर आधारित है। ये जीव कार्बनिक द्रव्य निर्मित करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, जल और नई कोशिकाओं सामग्री का उपयोग करते हैं। इन फ्लास्क में जुगलेस, सुडोमोनास, फ्लेवोबैक्टीरियम, प्रोटोजोआ के अनेक वंश होते हैं। ये सभी जीव सामान्य रूप से कार्बनिक द्रव्य का उपयोग करते हैं और इसलिए बीओडी के स्तर को कम करने में सहायक होते हैं। इसमें निर्मलक भी होता है। अपंक उपचार का यह लाभ है कि यह कुछ घंटे तक चलता है और इसमें यांत्रिक रूप से वातक अथवा संपीड़ित वायु विसरण का उपयोग किया जाता है। इस प्रणाली का उपयोग मुख्य रूप से मांस उद्योग के बहिस्राव के उपचार और घरेलू सीवेज के लिए किया जाता है। इस प्रणाली में मांस प्रसंस्करण के अपशिष्ट जल से 90% से अधिक नाइट्रोजन और सीओडी निकल सकता है। इस प्रणाली की हानि यह है कि इसे संस्थापित करना थोड़ा महंगा होता है। इस कुशल प्रचालन की आवश्यकता होती है और यह आघात भारण के लिए काफी संवेदनशील होता है। आइए इसका नेक्स्ट देखते हैं चैनल वातन। यह विधि संक्रियित अपंक का रूपांतरण है। इस प्रक्रिया में उपचार 0.9 से 1.8 मीटर गहराई के सतत चैनलों में होता है और बहिस्राव द्रव्य वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है। इस प्रणाली की एकमात्र बाधा यह है कि इसके लिए बड़े बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया प्रभावी रूप से बीओडी को 95% तक कम कर देती है और इसका उपयोग सुरक्षित रूप से बद्धशाला के अपशिष्ट जल के उपचार के लिए किया जाता है और इस देश में मौजूद बेकन कारखानों में अपनाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर। यह अंतःश्रवण फिल्टर्स भी कहलाते हैं। इनमें एक बेलनकारी टंकी होती है जो अक्रिय सामग्री जैसे पत्थरों, कंकड़ी, बजरी अथवा प्लास्टिक से 2 मीटर की गहराई तक भरी रहती है। बहिस्राव को संतर की सबसे ऊपरी परत में घूर्णी भुजा वाले वितरकों के द्वारा वितरित किया जाता है, जो भरी सामग्री में से रिसकर नीचे आते हैं और कार्बनिक अपशिष्ट का ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण संतुलित जैविक समुदाय के
क्रमण की क्रिया से आरंभ होता है, जो पैकिंग की सतह पर संतर में भिन्न स्तरों पर श्लेष्म अथवा अपंक परतों के रूप में स्थापित किए जाते हैं। श्लेष्म अथवा जैविक परत में जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, कीट और मक्खियों के लार्वा होते हैं। श्लेष्म अपंक को आवर्ती रूप से निकालकर ताजे जीवों द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। इस प्रणाली को बद्धशाला और मांस संयंत्र बहिस्रावों के लिए प्राथमिक उपचार के बाद सुरक्षित रूप से अपनाया जा सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं वायवीय ताल। यह विधि का संयोजन मांस उद्योग के लिए अधिक उपयुक्त होता है। पैकिंग अनुभाग अपशिष्ट से दोनों लैगून तंत्र 99% तक समग्र बीओडी निष्कासन कर देता है और ग्रीज यानी चिकनाई को 98% तक निकाल देता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने मांस संयंत्र के बहिस्राव का उपचार में द्वितीयक उपचार के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।